नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे बाल विकास प्रैक्टिस पेपर बाई जायसवाल सर। बात करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, आपके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टॉप 30 प्रश्न की बात करेंगे। संपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ रहने वाला है। तो सभी मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना और बाल विकास शिक्षा शास्त्र में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 25 प्लस का स्कोर करना है, तो ये अभ्यास प्रश्न पत्र मॉडल पेपर पर यह आपका प्रैक्टिस पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप भी जानते हैं इसके पहले हम 60 से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे आपको लिंक भी मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र को। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक शिक्षक बंधु यहाँ पे कमेंट कीजिएगा कि अगर आपका एग्जाम होता है तो बाल विकास में आपका स्कोर कितना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रथम प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। साथियों, जो जेंडर होता है एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है या एक सामाजिक संरचना है। सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक शिक्षक बंधु को प्रत्येक प्रश्न पर 5 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। तो जेंडर जो होता है साथियों, यह एक सामाजिक संरचना है। जेंडर क्या है? एक आपकी सामाजिक संरचना है। अर्थात जेंडर या लिंग एक सामाजिक संरचना है जिसमें पुरुष और महिलाएं शामिल होती हैं। यह ना तो पुरुष एवं महिलाओं का जैविक निर्धारक या विशेषता है, ना ही महिलाओं के समान है। लिंग को समाज तथा सार्वजनिक एवं निजी जीवन में महिलाओं और पुरुषों के लिए जिम्मेदार कार्यों तथा भूमिकाओं की अवधारणा से निर्धारित किया जाता है। दूसरा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन जो है विकास के व्यापक आयामों की पहचान करता है? सामाजिक, शारीरिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे सभी शिक्षक बंधु, मेरे सभी प्यारे मित्र शिक्षक बंधु, सभी कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे बात की जा रही है निम्नलिखित में से विकास के व्यापक आयामों की पहचान कौन करता है? तो सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और स्व की बात करेंगे। जी हाँ, विकास एक व्यापक अवधारणा है तथा यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, विकास जो होता है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, लेकिन वृद्धि जो है एक सीमित है। वृद्धि आपकी जीवन पर्यंत नहीं चलती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की अवधारणा के अंतर्गत कई आयाम भी शामिल होते हैं, जिनमें आपका शारीरिक विकास, जिनमें विभिन्न अंगों एवं लंबायु का बढ़ना होता है। संज्ञानात्मक विकास तर्क, बुद्धि, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि को कहते हैं। और सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास भी आपका शामिल होता है। तीसरा प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है, क्या पूछा गया है? सभी कमेंट कीजिएगा और फीडबैक कीजिएगा। आपके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का फीडबैक आंसर, राइट आंसर क्या होने वाला है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही दिया गया है? कि बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। यह बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। या बुद्धि एक अनुमानसिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियों में जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होता है। देखिए, आपने पढ़ा होगा इस लाइन को, जो ऑप्शन नंबर सी आपका दिया कि बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में अपेक्षाकृत एक स्थायी परिवर्तन है। ये लाइन कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होगी, ठीक है, आपको याद आ गया होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बुद्धि के बारे में सर्वथा सही कथन उचित दिया गया है, क्योंकि बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है, जो व्यक्ति के सूझबूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमताएं, नई परिस्थितियों के साथ संयोजन करने की क्षमताएं और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता का प्रदर्शन करती है। 4 नंबर प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर प्रश्न है, सभी फीडबैक करेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और इस प्रश्न को साथियों हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखेंगे। सिलेक्शन की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्राथमिक समाजीकरण होता है? सभी जानते हैं कि प्राथमिक समाजीकरण बालक के परिवार, माता पिता होते हैं, ठीक है। तो परिवार जो होता है बच्चे का, बालक बालिका का, विद्यार्थी का, शिक्षार्थी का प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम परिवार होता है, फैमिली होता है। 5वां प्रश्न है, जीन पियाजे जी का जिक्र आ ही जाता है। जीन पियाजे जी के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक
में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, या बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, या बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना, टीटी एग्जाम में सिलेक्शन पाना, अपने सपने को साकार करना, सभी कमेंट कीजिएगा। तो जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है साथियों? आप सभी जानते हैं कि बच्चों की सोच गुणात्मक में वयस्कों से भिन्न होती है। किस प्रकार से? गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। और जीन पियाजे जी की अगर बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बात करते हैं, स्विट्जरलैंड के निवासी हैं, मनोचिकित्सात्मक हैं, ठीक है। इनके 3 नाम अवश्य, संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक और विकासात्मक। और आपकी जीन पियाजे ने किस पर प्रयोग किया? तो अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। जी हाँ, ऐसे एक मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे जी, जिन्होंने अपने ही बच्चे पर प्रयोग किया और बच्चों की अव्यवस्थाओं में जो है हुए परिवर्तन को खोजा, और इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अवस्था का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? जीन पियाजे जी हैं। और जीन पियाजे जी का नाम आता है 4 चरण, आपको पता होगा। संवेदी गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष, दूसरी अवस्था है 2 से 7 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से आगे 11 से 15 औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे। और ये चारों अवस्थाओं से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। आइए बात करते हैं 6वें प्रश्न की, जो आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोगों का फीडबैक बेहतरीन मिल रहा है कि कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों की विशेषता है। सभी बताइए, पूर्व क्रियात्मक अवस्था की विशेषता बताना। जीन पियाजे जी की जो दूसरी अवस्था है उसकी जो विशेषता होगी वह हो जाएगी विचारों की अनुत्क्रमणिता होगी, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या हो जाएगी? जीन पियाजे की दूसरी अवस्था विचारों की अनुत्क्रमणिता, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस अवस्था में बच्चे जो है प्रतीकात्मक विचार विकसित होने लगता है। प्रश्न आ गया कि बच्चे का प्रतीकात्मक विचार जो है जीन पियाजे जी के किस अवस्था पर विकसित होने लगता है? तो द्वितीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पर प्रतीकात्मक विचार जो है बच्चे में विकसित होने लगते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन जो है हमारा कौन सा सही दिया गया है? ABCD देखेंगे आप लोगों, 4 कथन आप लोगों की स्क्रीन पर दिए गए हैं। देखिए, अगर यहाँ पे देखें अधिगम के संबंध में जो हमारा सही कथन दिया गया है कि सभी बच्चे जो होते हैं सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे सही कथन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अदर ऑप्शंस की देखा जाए। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, या सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, शिक्षक बंधु हैं, और जायसवाल सर आप सभी के माता पिता को प्रणाम करते हैं और इस प्रश्न का फीडबैक आपसे स्वीकार करते हैं कि आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या आ रहा है। साथियों, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो प्रगति नाम में ही हमारा उत्तर छिपा हुआ है। प्रगति अर्थात सक्रिय अन्वेषकों की बात करेंगे। सभी शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना है साथियों, तो प्रत्येक कमेंट आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है, और जायसवाल सर आप सभी के कमेंट का स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की की बात करते हैं, और वाइगोस्की महोदय की अगर बात करते हैं, ईपी पॉलाव की बात करते हैं, थांडाई की बात करते हैं, जीन पियाजे जी के 4-5 ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो आपके एग्जाम पर इनसे रिलेटेड प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। 2-3 प्रश्न, 4-6 प्रश्न आ ही जाते हैं। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार जो अधिगम होता है वह एक सामाजिक गतिविधि होती है, ठीक है। लेव वाइगोस्की का नाम हमने देखिए कई बार बता चुका, जब भी लेव वाइगोस्की का जिक्र हो, सामाजिक का जिक्र होता ही होता है। ये नोट कर लीजिएगा, एक ट्रिक ही समझ लीजिए, चाहे वाइगोस्की और सामाजिक का जिक्र होता ही होता है। इनका संबंध बिल्कुल जैसे चुंबक का नॉर्थ और साउथ होता है वैसे ही संबंध है इनका, ठीक है। तो वाइगोस्की के अनुसार जो अधिगम होता है ये एक सामाजिक अधिगम की बात करेंगे, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है, और इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर प्रश्न आ गया कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका है, तो आपके लेव वाइगोस्की जी का है। और लेव वाइगोस्की जी के अनुसार
वास्तव में संज्ञानात्मक विकास एवं अंतर व्यक्तित्व सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। 10वां प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे जी से संबंधित है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। जीन पियाजे जी के अनुसार जो बच्चे होते हैं उनको पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। ये जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप में संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो हमारा जो भी ऑप्शन दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। जीन पियाजे जी के अनुसार जो है ज्ञान को सक्रिय रूप में संचरित करते हैं जो बच्चे होते हैं, और इनके अनुसार जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो बी ऑप्शन जीन पियाजे के अनुसार बच्चे का यहाँ पे सही दिया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जैसे जैसे बच्चे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग तथा अन्वेषण करते हैं, पियाजे जी के निर्माण एवं खोज विचार के अनुसार बच्चे उन व्यवहारों और विचारों की समय समय पर खोज का निर्माण करते रहते हैं जिन व्यवहारों और विचारों का उन्होंने कभी प्रत्यक्ष ही नहीं किया हो। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 11वां नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास क्रम से तक है। परिष्कृत चालक विकास, अपरिष्कृत या सूक्ष्म स्थूल चालक विकास की बात करेंगे, शीर्षगामी अधोगामी, अधोगामी शीर्षगामी, या बात करेंगे अपरिष्कृत या चालक विकास या परिष्कृत या स्थूल या सूक्ष्म। देखिए, अपरिष्कृत को स्थूल करिएगा और परिष्कृत को सूक्ष्म कीजिएगा। स्थूल मतलब होता है बड़ा, ठीक है, और सूक्ष्म मतलब क्या होता है, सभी लोग सूक्ष्म यानी छोटे से संबंधित होता है, सभी जानते हैं। तो यहाँ पे चालक किसी की दर जो व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं फिर भी चालक विकास का क्रम से कहाँ तक होता है, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये ध्यान दीजिएगा। यानी अपरिष्कृत से चालक विकास जो होता है परिष्कृत तथा सूक्ष्म चालक विकास की ओर होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आपके जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, इसी प्रकार ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक। ये सामान्य से विशिष्ट इत्यादि ये हमारा हो जाएंगे। अदर भी आपके ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहा जाता है, सभी जानते हैं। देखिए, वयस्कता का संक्रमण, ठीक है, यानी पुरुषत्व की बात कर रहे हैं, तो वयस्कता के संक्रमण अर्थात हम एक ही ऑप्शन को चूज करेंगे, वह होती है किशोरावस्था। जी हाँ, किशोरावस्था में बालकों में समस्या की अधिकता, कल्पना की अधिकता और सामाजिक अस्थिरता होती है। इसमें शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के फलस्वरूप बच्चों में संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक जीवन का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है और व्यक्ति किशोरावस्था में से गुजरते हुए धीरे धीरे वयस्कता में प्रवेश कर जाता है। अगला प्रश्न है, आप सभी इस अवस्था से गुजर चुके हैं, हम भी गुजर चुके हैं, तो हम भली भांति समझते हैं, जानते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए या उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सभी कमेंट कीजिएगा। तो एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक जो बालिका होती है अपनी साथ जो अनुभव लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा या बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करते हैं। देखिए, कोई भी अवस्था में जब बच्चा जो है तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करते हैं, तो प्रारंभ की बात कर रहे हैं। क्या कर रहा है यहाँ पे, ये सब ध्यान दीजिएगा, चिंतन प्रारंभ की बात कर रहे हैं। तो चिंतन प्रारंभ आपके जीन पियाजे जी की तीसरी अवस्था मूल संक्रियात्मक अवस्था पर, और चिंतन में प्रवीण हो जाए, परिपक्व हो जाए तो फिर आपके औपचारिक चौथी अवस्था पर जाना है, लेकिन प्रारंभ में आपको मूल संक्रियात्मक तीसरी अवस्था पर ही जाना है। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, तो ऐसे बच्चों को अहंग केंद्रिता वार्ता कहा जाता है। कई बार हम जिक्र भी कर चुके हैं प्रश्नों पर, भी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, लेव वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें अहंग केंद्रिता वार्ता कहा जाता है। वाइगोस्की जी ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा एवं चिंतन को भी महत्वपूर्ण माना है, और इनका कहना है कि छोटे बच्चों द्वारा भाषा का उपयोग केवल जो होता है सामाजिक संचार के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि उनका उपयोग वे लोग अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने में भी करते हैं। प्रश्न आ सकता है कि इसके अनुसार जो है बच्चे केवल सामाजिक संचार के लिए नहीं किया जाता,
उनकी जो छोटे बच्चों में भाषा का उपयोग जो है केवल संचार के लिए ही नहीं किया जाता, केवल सामाजिक संचार के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि उसका उपयोग वे लोग अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। ये जो कथन है ये वाइगोस्की महोदय जी का है। लगभग आधे प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 15 प्रश्न और करेंगे। इस प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। देखिए, जब भी एक नाम याद रखिएगा, जब भी लिंग की बात करें ना, तो आपके किस ऑप्शन की बात करेंगे, जेंडर रूढ़वादिता का ही यहाँ पे जिक्र हो जाता है। क्योंकि खिलौने, पहनावे, घरेलू सामग्री, व्यवसाय एवं रंग को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित कर रहा है। तो लिंग के साथ संबंधित करना अर्थात सभी जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, लिंग के साथ संबंधित अर्थात जेंडर रूढ़वादिता की बात हो जाती है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को क्या चाहिए। आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु है, तो आपको क्या चाहिए कि संप्रेषित करें कि वह कक्षा या कक्षा कक्ष में भी सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, या इस एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृत समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, या शिक्षक को चाहिए वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा भेदताओं की अनदेखी करे। तो आप जानते हैं एक शिक्षक जो होता है सबके लिए समान व्यवहार करता है, अर्थात वह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करे एवं महत्व दे। ठीक है, पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट लगे किसी प्रश्न पर तो आपका फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है। और जायसवाल सर आप सभी के कमेंट का फीडबैक का हमेशा सर्वोपरि सम्मान करते हैं, स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 वकालत करता है। मुख्य धारा शिक्षा की वकालत करता है, एकीकृत शिक्षा की, समावेशी शिक्षा की, या पृथककरण शिक्षा की वकालत करता है। देखिए, आरटी एक्ट की बात करें, आरटी एक्ट कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 की बात करते हैं। ठीक है, कई बार पूछा भी जाता है। तो 1 अप्रैल 2010 ये आरटी एक्ट की लागू करने की अगर बात करें, और इससे प्रश्न आरटी एक्ट हो गया, एनसीएफ हो गया। ठीक है, और इनसे हम ऑलरेडी पार्टिकुलर आपके जो नई शिक्षा नीति आई है 2020-21 उससे रिलेटेड प्रश्न 1-2 जरूर आएगा, उसकी भी ऑलरेडी वीडियो हम बना दी हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो जाइए जरूर उस क्लास को जरूर देखिएगा, इन स्क्रीन पर हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो संरचनाओं में से जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 जो है किसकी वकालत करता है, तो वह समावेशी शिक्षण की वकालत करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो सभी जानते हैं किसकी बात करेंगे, समावेशी शिक्षा की, क्योंकि एक समान जो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है वह समावेशी शिक्षा की ही कर सकता है, और इसी की बात की जा रही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, यानी निगेटिव हमें ऑप्शन को चूज करना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देशन एवं संचालन, ये हमारे पॉजिटिव वर्ण हैं। लेकिन कंठस्थीकरण एवं स्मरण करना यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित नहीं होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि यह हमारा बी ऑप्शन नेगेटिव प्रश्न था और नेगेटिव ऑप्शंस भी है आपका। अगला प्रश्न दिया गया है कि नैतिक दुविधा एवं नैतिक तर्कणा को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है। जीन पियाजे जी ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, लेव वाइगोस्की ने, एरिक एरिक्सन ने। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, जब भी संज्ञानात्मक विकास की बात करें और आपके संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की तो जीन पियाजे जी का नाम आता है। लेकिन नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा की जब भी बात की जाती है तो आपके लॉरेंस कोहलबर्ग मनोवैज्ञानिक का जिक्र आ जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न। क्या पूछा जा रहा है कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब शिक्षक जो है कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करते हैं, जब वे पाठ पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, या जब वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों को नकल करते हैं। तो आप भावी अध्यापक हैं, शिक्षक बंधु हैं, जानते हैं, सर्व व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं के साथ एक आप समाज निर्माता भी हैं। इस देश निर्माता है, राष्ट्र निर्माता के रूप में आपका नाम आता है, सुनहरे अक्षरों में आता है। इसलिए आप शिक्षक बंधुओं को जायसवाल सर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब
वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो सक्रियता का संबंध हमेशा सक्रिय रहना पॉजिटिव माना जाता है, प्रभावी रूप करना ये भी पॉजिटिव माना जाता है, सीखते रहना पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव प्रश्न पर देखना है कि प्रश्न हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न जो है पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा है कि बच्चे जब प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करेंगे, बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो उनका जो विकास है, उनके जो सोचने की क्षमता है वो बेहतरीन होती है। ठीक है, तो बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए और हमेशा है प्रेरित, अभिप्रेरणा, प्रेरणा ये हमेशा पॉजिटिव वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार जो अधिगम होता है वह अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। देखिए साथियों, जो संरचना दृष्टिकोण के अनुसार जो अधिगम होता है वह अनुभव के परिणाम के रूप व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर लेते हैं या उनका उत्साह भंग हो जाता है, वे दबाव में आ जाते हैं। तो आप जानते हैं कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। क्योंकि आप देखेंगे सकारात्मक विश्वास एक पॉजिटिव शब्द दिया गया है, पॉजिटिव लाइन यहाँ पे दी गई है, तो पॉजिटिव लाइन हमारा ये भी है कि सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, बच्चों की जो गलतियाँ होती हैं वह अधिगम का एक भाग हैं और उनके विचारों की एक अंतर्दृष्टि देती है। जी हाँ, जो बच्चों की गलतियाँ होती हैं, त्रुटियाँ होती हैं, हमसे भी होती हैं, आपसे भी हो जाती हैं, तो ये अधिगम का एक भाग होता है। त्रुटि कर रहे हैं मतलब हम सीख रहे हैं और हमेशा जीवन में जो कोई सीखता है वो हमेशा, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने आप में उससे गर्वित हो रहता है कि सीख रहा है, हमेशा सीखना चाहिए। ठीक है, तो उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि भी मिलती है, ये ध्यान देना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हम हमेशा आप लोगों से सीखे हैं और आप लोगों से सीखते जा रहे हैं। बस आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, प्यार स्नेह बनाए रखिए, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। मूल्यांकन को साथियों वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, ये केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। देखिए मूल्यांकन जो होता है, ठीक है, मूल्यांकन जो होता है एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके अकॉर्डिंग जो भी आप लोग अपना फीडबैक बता सकते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं जब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। तो ये अनुवांशिक एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। यह सिद्धांत जो दर्शा रही है संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, या संज्ञान एवं संवेग संबंधित है, या अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं। ये देखिए कहीं ना कहीं आपके टीटी एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है। तो ये सिद्धांत जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता वह महसूस करते हैं कि वो पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं, अपने आप में कहते हैं, ठीक है, हम ही अच्छे नहीं, अगर हम ये चीज़ कह देते हैं, और हमेशा हतोत्साहित महसूस करने लगते हैं। तो उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देना, ये जो संभावना होती है संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन की बात करेंगे, बाकी अगर कोई और ऑप्शन को लग रहा है तो आप लोग बता सकते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग जो है परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ है? सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए साथियों, एक भाग जो परंपरागत नैतिक स्तर, आपने कोहलबर के स्तरों के बारे में हमने आपको बताया भी था कि इनकी जो एक होती है पहली पूर्व परंपरागत स्तर या नैतिक स्तर होती है, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। इसमें जो 2 पॉइंट आपको याद रखना है, एक आपको अधिकार संरक्षण अभिमुखता दिया गया है, ठीक है, ये परंपरागत नैतिक स्तर की जो आपके कोहलबर की द्वितीय अवस्था है 10 से लेकर 13 वर्ष तक की अवस्था, इसमें अधिकार संरक्षण अभिमुखता और अच्छा लड़का या लड़की इसकी बात करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता का जिक्र होता
तो फिर आपका यहाँ पे जिक्र होता जो परंपरागत न हो के यहाँ पे पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक स्तर होता, पूर्व लिखा होता, तब फिर आपका दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता होता। ठीक है। और यहाँ पे अगर सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता की बात करेंगे तो अगर यहाँ पे सामाजिक अनुबंधन होता तो आपका यहाँ पे परंपरागत नहीं होता, यहाँ पे उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर होता या आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर होता। ठीक है। तो सामाजिक अनुबंधन में आपके कोहलबर की तीसरी अवस्था की बात करेंगे, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत अवस्था। अधिकार संरक्षण में द्वितीय आता है, परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 13, अधिकार संरक्षण और अच्छा लड़का लड़की। और दंड आज्ञा पालन अभिमुखता में आता है आत्म अभिरुचि प्रतिफल अभिमुखता या पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक स्तर की बात करें। और आइए 30वां प्रश्न देख लेते हैं इस प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र का। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, ये किसके उदाहरण हैं? परंपरागत विधि के, अंतर व्यक्तित्व विधि के, निगमनात्मक विधि के या अधिगमकर्ता केंद्रित विधि की बात करेंगे। देखिए हम अभी बताएं, जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको डिटेल से बता भी चुके हैं। ठीक है। तो सभी यहाँ पे कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिए, राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा और टॉप 30 में से आप लोगों ने कितना स्कोर यहाँ पे प्राप्त किया है, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए ऐसी विधियाँ या यह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों के स्वपहल व प्रयास शामिल हैं, वो कहलाती हैं अधिगमकर्ता केंद्रित विधि कहलाती हैं। ठीक है। ये रहे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और 30 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है अवश्य बताइएगा। और हम मिलते हैं जल्दी अगले क्लास पर। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, किस्मत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी मेहनत मुझे एक दिन ज़रूर कामयाब बनाएगी। ये अपने आप से कहिए, किस्मत का तो पता हो या ना हो, लेकिन आपकी जो मेहनत कर रहे हैं आपको एक दिन कामयाब जरूर बनाएगी, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो हमेशा, क्योंकि देखिए परिस्थितियाँ जो होती हैं, परिस्थितियाँ स्वभाव बदल देती हैं। इंसान तो कल भी वही था, आज भी है, केवल परिस्थितियाँ आपकी स्वभाव बदलती हैं। और परिस्थितियाँ इस समय यह है कि आप लोग तैयारी करें, आपको स्वभाव शिक्षा से जुड़ा रहे, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा रहेगा तभी शिक्षा ही प्रकाश होगा। जब शिक्षा का प्रकाश होगा तो सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि होगा। और मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलता हूँ अगली अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस पेपर पर, अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।